आज पूरा हरियाणा शोकाकुल है, सबकी आंखें नम है और तमाम लोग चर्चा कर रहे हैं कि आज ओम प्रकाश चौटाला इस दुनिया को अलविदा कह गए। तमाम तरह की चर्चाएं, तमाम तरह की बातें हो रही हैं। मैं भी पहुंचा हूं और मेरे यहाँ आने के पीछे रीज़न था, आप चिरपरिचित चेहरा है, साथ में अमित नेहरा जी का वरिष्ठ पत्रकार हैं और इन्होंने काम किया है, उनके चीफ मिनिस्टरशिप में भी काम एज ए पत्रकार काम किया है और उसके बाद भी काफ़ी अच्छा इनका लगाव भी रहा और कई बार चर्चाएं भी हुई है। और इन्होंने एक बुक लिखा था, किस्सा गोई। आज इस बुक का भी मुझे जिक्र आया, मैं इस बुक को पढ़ रहा था तो इन्होंने चौटाला साहब के बारे में बहुत कुछ लिख रखा है। मैंने कहा क्यों न चर्चा की जाए और आपके पास कुछ वो अनछुए पहलू या वो हम कहें कि जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, वहाँ तक हम आपको वो चीज़ें इनसे जानेंगे, समझेंगे और आपसे भी रूबरू कराएंगे। स्वागत है सर आपका। धन्यवाद सुशील। आज आखिरकार किताब की मुहूर्त हम ये कहें, सबसे पहला आपका किताब और आज हम इस पर डिस्कस कर रहे हैं। आज सबसे पहले तो क्या कहोगे सर, प्रदेश के लौह पुरुष? सबसे पहले तो मैं चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को अपनी श्रद्धांजलि या श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहूँगा, क्योंकि उनका हरियाणा में बड़ा योगदान रहा, हरियाणा के विकास में, हरियाणा के जो यहाँ तक पहुँचा है। तो आज का दिन देखो शौक भरा दिन तो है। और ये बात भी है कि उनके चाहने वाले ही नहीं, उनके विरोधी भी उनका लोहा मानते थे। उनके कायल हैं। बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं। तो संपूर्ण व्यक्ति तो कोई नहीं होता। अगर संपूर्णता की बात की जाए तो वो भगवान है, अल्लाह है, गॉड है, आप जिसे भी कहना चाहें, यानी जो सर्वशक्तिमान है, जो मानव मात्र हैं। उसमें देखो दोष तो हर में होता है थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी ये कहते हैं ना कि काफ़ी हद तक एक टिका हुआ राजनीति, साफ सुथरा राजनीति हम उनको कह सकते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं उनकी। जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है ओम प्रकाश चौटाला में, वो ये है कि उनकी पार्टी से अगर कोई रुष्ट होके चला गया तो कभी उसको मनाने नहीं गए। अच्छा। हाँ, वो चाहे बेशक खुद से वापस आ गया हो तो उन्होंने वो कह देते कि देखो मैंने तो तुम्हें बुलाया नहीं, बाकी आ जाओ, स्वागत है, बाकी मैं तुझे बुला नहीं रहा हूँ। तो ये क्या था कि एक मूल्यों की राजनीति थी। भाई आप अगर ऐसे मत हैं आप मेरे से, तो मैं आपके पास क्यों जाऊँ। उन्होंने काफ़ी हद तक मूल्यों की राजनीति की, वोटों की राजनीति नहीं की उन्होंने। और अगर व्यक्तिगत रूप से देखा जाए उस परिवार में, क्योंकि उनके पिता चौधरी देवीलाल जी, वो सबसे बड़ा नाम है हरियाणा में, हरियाणा की जो पॉलिटिक्स है उसमें, ठीक है ना। क्योंकि नेशन वाइड भी अगर किसान की बात की जाए तो सबसे बड़ा नाम है चौधरी देवीलाल का। तो उनकी स्वीकार्यता पैन इंडिया बिल्कुल है ना। तो उसके बाद क्या था कि चौधरी देवीलाल जी जन नेता थे, जन नायक थे, लेकिन एक सिस्टमैटिक नेता नहीं थे, मैं ये कहना चाहूँगा। मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि देखो सर, अमूमन जब मैं आपका इंटरव्यू के लिए आता था किसी मुद्दे पे, तो आपके चेहरे पे एक रौनक दिखती थी। आज खुद आपका चेहरा मुरझाया हुआ है। मुझे लग रहा है कि चौटाला साहब के साथ आप भी काफ़ी जुड़े हुए थे। उनके सीएमशिप में आप पत्रकारिता आपने शुरू कर दी थी? हाँ, लगभग मेरी पत्रकारिता उनके सीएमशिप में आने के बाद ही शुरू हुई, या थोड़ा बहुत मैं 97-98 में मैंने पदार्पण किया था, तो वो शुरुआती दौर था। मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि एक बड़ा कन्फ्यूजन, मैंने एक इंटरव्यू किया था 2012 में, आई थिंक मैं चौटाला साहब का इंटरव्यू कर रहा था और उस दौरान मैं पूरा नया था, रट्टा मार के गया था कि ये पूछना है, वो पूछना है। और जैसे ही इंटरव्यू शुरू हुआ, मैं कोई शब्द या कोई वाक्य उनके बारे में कुछ ऐसा प्रयोग किया, चीफ मिनिस्टरशिप को लेकर किया था कि 5 बार के मुख्यमंत्री, तो उन्होंने रोका, इंटरव्यू में ही रोक दिया, नहीं 5 बार नहीं 6 बार चीफ मिनिस्टर। आज भी कई लोगों से मैं चर्चा कर रहा हूँ और आज के दिन मुझे लग रहा है कि आपसे ये समझना बड़ा बेहतर होगा कि वो 5 बार चीफ मिनिस्टर रहे थे या 6 बार रहे थे। वैसे तो 5 बार रहे थे, देखा जाए मोटा मोटी। टेक्निकल देखा जाए तो वो 6 बार रहे। तो जरा समझाओ। टेक्निकली ये था कि 1999 में जब बीजेपी ने समर्थन वापस ले लिया था और हरियाणा विकास पार्टी से, तो चौधरी बंसीलाल जी की सरकार गिर गई थी और उसके बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री बन गए थे, ठीक है ना। तो उसमें क्या था कि मध्यावधि चुनाव की घोषणा होगी जैसे वो बने।
तो 2000 में चुनाव हुए और उसमें मेजोरिटी में आ गई थी उनकी पार्टी, ठीक है ना। इनेलो ने बीजेपी के साथ मिलकर इलेक्शन लड़ा था। तो वो लगातार एक टेन्योर मान लेते हैं उसको। अच्छा, इसीलिए उसे 5 कहते हैं। हाँ, इसीलिए 5 कहते हैं। बट अगर वैसे देखें तो 6 है वो। हाँ, बाकी देखें तो 6 है। तो आप उनसे जुड़े, उनके व्यक्तित्व ने आप पर क्या प्रभाव डाला, और क्या वैसी कोई स्टोरी आपके पास हो जो उनको लेकर आपने किया हो, या कुछ वैसी यादें हों? देखिए, अगर बात आती है किस्सों की, राजनीतिक किस्सों की या सामाजिक किस्सों की, तो मुझे लगता है कि ओम प्रकाश चौटाला से बेहतर कोई राजनेता नहीं था। और उनका अगर कोई थोड़ा बहुत मुकाबला करता था तो प्रताप सिंह दौलता थे। लेकिन प्रताप सिंह दौलता के साथ दिक्कत ये थी कि वो सीएम नहीं बने, तो एमएलए रहे, मंत्री रहे, तो उनका दायरा सीमित रहा। लेकिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का दायरा कुछ किस्से, एक किस्सा गोई लेकर बैठे हैं सर, कुछ किस्से ज़रूर आप, मैं चाहूँगा कि दर्शकों तक पहुँचे, उनके चाहने वालों तक पहुँचे। एक बड़ा मशहूर किस्सा तो नहीं है ये, कुछ ही लोगों तक सीमित है। जैसे ये ना कहीं प्रकाशित हुआ ये था कि जब वो चीफ मिनिस्टर थे 99 से 2005 तक, उस दौरान क्या हुआ था कि हालांकि लोक सेवा आयोग जो है HPSC, वो परिणाम निकालता है HCS के, ठीक है ना। देखा जाए तो उसमें सरकार का दखल नहीं होता है, मुख्यमंत्री का दखल नहीं होता है, ऑटोनोमस बॉडी है। लेकिन फिर भी एक ये चलन है, या कुछ भी कह लीजिए, मैं इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, कि उसमें कहीं ना कहीं सरकार का हाथ होता है और बहुत हस्तक्षेप होता है सरकार। हाँ, तो हुआ क्या कि गोहाना से एक प्रतिनिधिमंडल चंडीगढ़ चला गया शिकायत करने के लिए। ओम प्रकाश चौटाला से मिला वो प्रतिनिधिमंडल, और उन्होंने एक शिकायत की। शिकायत ये थी कि चौधरी साहब, अब की बार जो HCS की लिस्ट आई है उसमें घोर कांग्रेसी बंदा है, जिसका पूरा परिवार कांग्रेस में रहा है, अब भी है, उसका सिलेक्शन HCS की लिस्ट में हो गया। ये तो बड़ी गलत बात होगी। अब ये क्या हो गया? तो बड़े धैर्य से सुनी ओम प्रकाश चौटाला ने, तो उन्होंने एक लाइन बोली, प्रतिभाशाली बच्चा तो किसी भी पार्टी के घर पैदा हो सकता है। तो उस तरह के किस्से हैं, बड़े रोचक किस्से हैं उनके बारे में। तो एक मैं कहना चाह रहा था कि हम सिर्फ एक घटना से या एक कार्य से उनका मूल्यांकन नहीं कर सकते। मुझे जो सबसे बड़ी उपलब्धि लगती है उनकी, जो अपन चर्चा कर रहे थे, कि चौधरी देवीलाल जी ने राजनीति में बड़ा नाम कमाया। लेकिन क्या आपको पता है कि चौधरी देवीलाल ने कभी कोई अपनी पार्टी बनाई? आपको पता है? चौधरी देवीलाल जी ने अपने जीवन काल में कोई पार्टी नहीं बनाई, पॉलिटिकल पार्टी। वो होता ये था कि जब भी चुनाव आते थे, लोकसभा के चुनाव आ गए या विधानसभा के चुनाव आ गए, तो वो सिंबल उधारा लेते थे। कभी चौधरी चरण सिंह का ले लिया, कभी किसी से ले लिया, और वो सिंबल लेके आते थे और उस पर अपने उम्मीदवार उतारते थे। अपनी उनकी कोई पार्टी ही नहीं थी। तो जब ओम प्रकाश चौटाला जी ने होश संभाला और एक्टिव पॉलिटिक्स में आए, तो 1996-97 में उन्होंने सबसे पहले यही काम किया कि एक पार्टी बनाई जिसका नाम इंडियन नेशनल लोकदल। बिल्कुल। और उसका बाकायदा झंडा, डंडा, निशान, संविधान सब कुछ बनाया, कैडर बेस्ड पार्टी बनाई। और उसका असर ये हुआ कि 1999 में 2000 में बड़े अच्छे तरीके से पार्टी चली। नहीं तो क्या था कि चौधरी देवीलाल जी 2 बार मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के, 1977 में और 1987 में, लेकिन वो पूरे 5 साल नहीं चल पाए। जबकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने लगातार 5 साल तक बढ़िया तरीके से शासन। मैं एक किस्सा और आपको बताऊं दर्शकों को। मैं अभी विधानसभा कवर कर रहा था, पिछले साल की बात है, तो दुष्यंत चौटाला की गाड़ी का नंबर मैंने देखा 4977।
तो वैसे ही मैं, कुछ मेरे मित्र थे, मैं चर्चा कर रहा था कि ये इतने तमाम हरियाणा में तो वीआईपी कल्चर है, वीआईपी नंबर होने चाहिए, 0001 पता नहीं क्या क्या। मैंने कहा कि ये लैंड क्रूजर आई थिंक से आते थे, तो मैंने देखा कि 4977, मैंने किसी से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये 4977 मतलब 4977 को शायद पहली बार मुख्यमंत्री बने थे देवीलाल जी, और एक ऐसा समय था कि ये नंबर प्रदेश में किसी को अलॉट ही नहीं होता था, इन्हीं के परिवार के लोगों को अलॉट होता था। क्या ऐसा ही है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, ये संयोग है। तो ऐसा तो नहीं है, बस वो कहने वाले कह देते हैं। कुछ चीज़ें देखो, ओम प्रकाश चौटाला और चौधरी देवलाल जी के परिवार के साथ है ना, बहुत सी बातें जोड़ भी दी गई हैं, ठीक है ना, बिना वजह उनके सिर मत्थे मढ़ना जिसको कहते हैं ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। आप उनकी तह में जाओगे, आप इन्वेस्टिगेशन करोगे तो आपको पता लगेगा कि ये बातें वो नहीं है जो एक जनमानस में फैलाई गई है। तो मैं दोष इसके लिए परिवार को भी देता हूँ, इस परिवार को, क्योंकि उन्होंने कभी प्रयत्न किया ही नहीं कि ये मिथ हमारे से अलग हो जाएं। हालांकि अब नई पीढ़ी है, सोशल मीडिया का युग है, चाहें तो वो इसको दूर कर सकते हैं। एक और चीज़ है कि कम पढ़े लिखे थे मुख्यमंत्री, 10वीं पास नहीं थे, बाद में 10वीं किया ओम प्रकाश चौटाला ने, लेकिन जिस तरह से उन्होंने सत्ता हनक से चलाई और सूझबूझ से चलाई, तमाम विशेषज्ञ, मैं आज देख रहा था सुबह से कई पोस्ट मैंने देखे, कई खंगाल रहा था, तो लोग चीफ मिनिस्टर को लेकर जब कंपेयर कर रहे थे तो उनको ज़्यादा मार्क्स दे रहे थे, रिमार्क्स सबसे ज़्यादा उनको दे रहे थे। उसकी वजह है, अगर हरियाणा के निर्माण में योगदान है किसी का, तो कहा जाता है कि हरियाणा निर्माता चौधरी बंसीलाल जी थे, ठीक है ना, क्योंकि उन्होंने बहुत काम कराए। क्योंकि 1970-71 में हरियाणा में पहला ऐसा स्टेट था इंडिया का कि जिसके हर गांव तक बिजली आई, हर गांव तक सड़क आई, हर गांव तक पानी आया, पेयजल, स्कूल बने, कॉलेज बने। तो चौधरी बंसीलाल जी का बड़ा योगदान है। ब्यूरोक्रेसी पे उन्होंने अच्छी लगाम लगाई चौधरी बंसीलाल ने। लेकिन इतनी चीज़ें होने के बावजूद चौधरी बंसीलाल जी का जो सामाजिक दायरा या राजनीतिक दायरा जो ना, वो थोड़ा सा संकुचित सा रहा, क्योंकि वो ज़्यादा मुँह नहीं लगाते थे जनता को, अपने वर्कर्स को। और दूसरी बात ये है कि वो कांग्रेस की मदद से सीएम बने थे ज़्यादातर। हालांकि विकास पार्टी बनाई थी उसके बाद, तो हम कह सकते हैं कि वो अपने दम पे बने थे। लेकिन उनके यहाँ एक वो कहते हैं ना कि अपने समर्थकों को भी साथ रखना, अपनी राजनीति भी करना, वो उसको दूर रखते थे। वो सिर्फ और सिर्फ एक जैसे ब्यूरोक्रेट्स काम करते हैं उस तरह काम करते थे। लेकिन ओम प्रकाश चौटाला जी की एक खूबी ये थी कि उन्होंने ब्यूरोक्रेसी की तरह से, ब्यूरोक्रेट की तरह से भी काम किया और एक जो जननेता उसकी तरह से भी काम किया। और वो हमेशा अपने जो साथी थे, अपनी पार्टी थी, अपना कैडर था, उनको भी उसी तरह लेके चलते थे। उनका पूरा मान सम्मान था, सारी चीज़ें थी। और तो उन्होंने एक तरह से एस्टेब्लिश किया, दोनों के साथ वो समन्वय रख पाए। जबकि चौधरी बंसीलाल जी में ऐसा समन्वय देखने को नहीं मिलता था। एक और जिक्र किया जाता है कि ग्रीन ब्रिगेड बड़ा हावी था उस वक्त जब वो सीएम थे, जब उनकी सरकार थी। नहीं, ग्रीन ब्रिगेड वही बात है ना, चीज़ें फैलाई जाती हैं। क्योंकि आप अगर देखेंगे, अगर बात चली पड़ी है तो फिर दूर तक जानी भी चाहिए। ग्रीन ब्रिगेड का जो कंसेप्ट था वो 1989 में आया था। हाँ, 1989 में भी कब आया था? जब लोकसभा इलेक्शन हुए थे, जब चौधरी वीपी सिंह जी और ये सारे मिलके थर्ड फ्रंट ने एक मोर्चा बनाया था और वो पावर में भी आए थे। तो ये कहते हैं कि एक ग्रीन ब्रिगेड बनी थी जिसके मुखिया जयप्रकाश उर्फ जेपी, जो हिसार से वर्तमान में सांसद हैं, तो उनको ब्रिगेडियर बनाया था। लेकिन वो ना तो कहीं कागजों में एग्जिस्ट करती थी, ना कोई उसका कोई ऐसी वेशभूषा थी। वो वैसे ही कह दिया है कि जैसे पार्टी के युवा कुछ दल होता है ना, उसको कह दिया था। और वो शायद इलाहाबाद गए थे, तो उसके कोई कारनामे तो हमें ऐसा सुनने को नहीं मिला कि उसने क्या ब्रिगेड, जो ग्रीन ब्रिगेड थी, उसने क्या प्राप्त किया या क्या उत्पात मचाया। जो भी है,
हियर से, जिसको कहते हैं ना कि ऐसा कहा जाता है, तो वो एक वैसे ही कई चीज़ें मढ़ भी दी जाती है ना, क्योंकि आज के दिन जयप्रकाश जी तो पूरी तरह कांग्रेसी हैं ठीक है ना, उनका तो कोई नाता रहा नहीं इनेलो से, ठीक है ना, तो ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, एक मैं छोटा सा एक बहुत छोटी सी बात है, आप उनकी विचारधारा को समझ जाएंगे, दर्शक भी समझ जाएंगे। एक बार कुछ दिक्कत थी चौधरी साहब को, ओम प्रकाश चौटाला जी को। ओम प्रकाश चौटाला जी अब तो दिवंगत का है। दिवंगत, हाँ। तो हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, तो उनका कोई छोटा सा ऑपरेशन करना था डॉक्टर्स ने। तो जैसे ऑपरेशन करने से पहले कुछ टेस्ट होते हैं और कुछ चेकलिस्ट भी होती है। अच्छा। तो उसमें पूछा जाता है कि आपको किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है? तो जो सीनियर डॉक्टर थे, सीनियर मोस्ट डॉक्टर, तो वो आए, वो बोले चौधरी साहब आपको किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है? बोला है भाई है। तो डॉक्टर बड़ा सीरियस हो गए, हाँ। तो बोले जी किस चीज़ से? बोला भाई कांग्रेस से। तो क्योंकि उनकी जो विचारधारा थी वो एंटी कांग्रेस थी, ठीक है ना, क्योंकि समय की मांग ये थी, क्योंकि उस समय जो पार्टी पावर में थी वो कांग्रेस थी। बीजेपी तो बाद में हरियाणा में खासकर अगर कहें 2014 पत्रकारों को लेकर, पत्रकारिता को लेकर कैसा नेचर था? क्योंकि आपने मैं ये मानता हूँ, मैंने जितने सीएम के साथ काम किया, सबसे ज़्यादा फुल ऑफ इंफॉर्मेशन जो अगर होते थे, रहे हैं अभी तक, वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। टिप्स पे रहती थी उनकी बातें कभी भी आप। और दूसरी बात क्या है कि जर्नलिस्ट फ्रेंडली थे। अच्छा। आप कभी भी उनसे किसी भी विषय में बात कर सकते थे और पूरी तरह अवेयर थे कि स्टेट में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए। उनके पास ब्लूप्रिंट भी रहता था। ये नहीं है आप कि सिर्फ आलोचना करने के लिए वो करते हों, हर चीज़ उनके टिप्स पे रहती थी। तो ये बड़ी अच्छी बात थी जो हमें लगता है। एक और मैं अगर बात जर्नलिस्ट की होती चली है, तो एक मैं बताऊंगा, जब वो सीएम थे तो रोहतक में कोई प्रोटेस्ट हुआ था किसी बात को लेके, और जर्नलिस्ट ने प्रोटेस्ट किया था। तो वहाँ पे रोहतक में पत्रकारों पे लाठीचार्ज हो गया था। अच्छा। पुलिस ने लाठीचार्ज किया था। तो जब उस टाइम तो पत्रकार की संख्या बहुत कम थी, और प्रिंट मीडिया हाँ मैक्सिमम, और हनक भी काफ़ी ठीक थी। अच्छा, पत्रकारों की। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी सम्मान भी करते थे पत्रकारों का भी। तो पत्रकारों पे लाठीचार्ज होना एक सामान्य घटना नहीं है, आप समझ सकते हैं। कोई कम संख्या में है और उन पे भी लाठीचार्ज हो जाए, एक पढ़ी लिखी जमात, तो उस पर लाठीचार्ज होना एक बड़ी बात थी प्रदेश के लिए। तो जैसे लाठीचार्ज हुआ तो पत्रकार एकजुट हुए पूरे हरियाणा के रोहतक में, और उन्होंने ज्ञापन वगैरह दिए, अपनी बात ओम प्रकाश चौटाला जी तक पहुंचाई। तो उन्होंने एक कमेटी बनाई थी, भाई ये कमेटी जाएगी, बात करेगी, और एक्चुअल वस्तुस्थिति क्या है वो मेरे को बताएगी, क्योंकि ना तो मैं पुलिस की मानूंगा ना मैं पत्रकारों की मानूंगा। ठीक है। तो कमेटी गई, तो कमेटी ने फेयर निर्णय दिया था और उनको बताया था कि इस पे पत्रकारों की गलती नहीं है, पत्रकारों को बेपीटा गया है। तो मुझे याद है उन्होंने स्पेशल अपने बड़े बेटे चौधरी अजय सिंह चौटाला को भेजा था रोहतक में, और उन्होंने पत्रकारों से सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगी थी कि हमारे से गलती हुई है। तो इतना बड़ा दिल किसी किसी में होता है। हालांकि गलतियां होती हैं, लेकिन ये बात करना, एक मैसेंजर भेजना, अपने बेटे को भेजना और ये कहना कि आगे से ऐसा नहीं होगा, तो बड़ी बात थी। तो पत्रकारों के साथ रिलेशन इससे समझे जा सकते हैं। बिल्कुल। एक और बात कही जाती है कि जो ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण विकास हरियाणा में, आपने कहा कि ठीक है निर्माता बंसीलाल जी हैं, बट हरियाणा के ग्रामीण इलाकों में विकास की जो झड़ी लगी या विकास का जो रूपरेखा तैयार हुआ, वो कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि ओम प्रकाश चौटाला की देन है। नहीं, यहाँ मैं बीच में आपको थोड़ा टोकूंगा भी। जी। हरियाणा का सबसे विकसित शहर कौन सा है आज के दिन? गुरुग्राम। तो इसके रचयिता कौन? अच्छा।
हाँ। कि हुड्डा साहब लेते हैं कि नहीं, हुड्डा साहब ने तो इतना काम किया ही नहीं जितना नहीं, मैंने ऐड तो हुड्डा साहब नहीं देखा कि हेड नंबर 1 हरियाणा। नहीं, मैं नहीं देखा। ओम प्रकाश चौटाला ही थे जो हर हफ्ते किसी ना किसी चीज़ का उद्घाटन या शिलान्यास करके जाते थे गुड़गांव में। IMT मानेसर हो, जितनी भी चीज़ें हैं, सेक्टर 29 का जो है, ड्रीम प्रोजेक्ट याद है आपको? बिल्कुल है, लेकिन वो उसको भूलना चाहते थे। वजह ये है कि क्या क्या था ड्रीम प्रोजेक्ट? वो ड्रीम प्रोजेक्ट था और वो USA में है ना एक, अच्छा, डिज्नीलैंड। या राइट, मैं आ रहा था। हाँ, ये जब उन्होंने 1990 में हरियाणा में जब पहली बार सत्ता संभाली थी एज ए CM, तो उन्होंने एक घोषणा की थी कि मैं डिज्नीलैंड लेके आऊँगा हरियाणा में, और जो ये अरावली की पहाड़ियाँ हैं तो इस पर कई हजार एकड़ में मैं डिज्नीलैंड लेके आऊँगा। तो उस योजना का इतना विरोध हो गया, विपक्षी दलों ने उनको इतनी बुरी तरह से घेरा कि यहाँ पे जुआ खिलाएंगे, ये करेंगे, कैसीनो बनेंगे, यहाँ के युवा वर्ग बिगड़ेगा, यहाँ पे पब बनेंगे, यहाँ पे बार बनेंगे, डिस्को होगा, तो जितने भी तमाम तरह के उनको घेरने के वो किए जाते थे। तो वो एक बड़ा उनके लिए सेटबैक था। मीडिया भी उनके खिलाफ हो गया था। हालांकि जब इकोनॉमी खुली है तो हम देखते हैं सरेआम हो रही है, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि जो डिज्नीलैंड बनेगा और उसमें जो डिस्को थे होंगे या कैसीनो होंगे, उसमें इंडियन नेशनल्स को जाने की अनुमति नहीं देंगे, हम विदेशियों के लिए ही रखेंगे इसको। अगर वो उस टाइम फलीभूत हो जाता तो हरियाणा पता नहीं कहाँ से कहाँ होता। तो जैसे ही मुझे याद है कि फिरोजपुर झिरका में जैसे ये CM बने थे 1999 में, तो फिरोजपुर झिरका में कोई प्रोग्राम हुआ था तो हम भी गए हुए थे उसमें। तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो मैंने ही एक सवाल किया था, चौधरी साहब आपका जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट था डिज्नीलैंड, क्या वो इम्प्लीमेंट होगा? तो उन्होंने मुंह से कुछ नहीं बोला था, उन्होंने सिर्फ यूं किया था। वो इतना गुस्से में थे कि जो मेरा था उसका सत्यानाश कर चुकी है पहले मीडिया या जो भी है। तो वो एक बहुत बड़ा एक माइलस्टोन होता है हरियाणा की और ख़ासकर देश के इकोनॉमी में। आज तो चीज़ें वो रही नहीं। तो एक दूरदृष्टि वाले नेता थे। एक और सवाल है, जिस पार्टी को उन्होंने खून पसीने से सींचा, एक समय ऐसे आया कि सबसे हरियाणा बोले तो इंडियन नेशनल लोकदल, इंडियन नेशनल लोकदल बोले तो हरियाणा, ऐसी भी स्थिति रही। उनके जीते जी वो पार्टी बिखर गई, खत्म हो गई, एक सीट तक आ गई, सिमट गई थी। क्या इसमें तो हम ज़्यादा नहीं कहना नहीं, मैं इसका एक और एडिशनल सवाल इसमें है कि क्या अब चौटाला साहब के जाने के बाद सबसे ज़्यादा क्षति इंडियन नेशनल लोकदल को हुई है? निश्चित तौर पे जब आप प्रणेता रहे हैं उस पार्टी के, मुझे ये लगता है कि जिस दिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को जेल हुई थी, तिहाड़ गए थे, तो पार्टी की गिरावट का दौर उसी टाइम से शुरू हो गया था। ठीक है ना, जब आपका सर्वा सुप्रीमो मौजूद नहीं होता बाहर, तो चीज़ें गड़बड़ शुरू होनी हो जाती हैं। जीते जी उन्होंने सब देख लिया, पार्टी में गिरावट, परिवार में गिरावट, सब कुछ देख लिया। देखो, फुल ऑफ एनर्जी थे वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। मुझे एक उनका डायलॉग बड़ा अच्छा लगता है। वो एक डायलॉग बार बार कहते थे शुरू से ही कि इन लोग की जो फौज है वो कभी बैरकों में नहीं जाती। मतलब उसका मतलब ये है कि हम हमेशा इलेक्शन मोड में रहते हैं। ओके। कि चाहे इलेक्शन अभी संपन्न हुए हों, मान लिया कल कोई इलेक्शन संपन्न हो गया, तो ये नहीं कि हम खाली बैठ जाएंगे, हम घर पे चले जाएंगे, हम फिर तैयारी करेंगे, हम जीते। लंबा हो गया, लेकिन ये विषय ऐसा है कि काफ़ी देर तक चर्चा, और आज मैं पहली बार देख रहा हूँ, कई बार हम लोग चर्चा की, आपकी आवाज़ बिल्कुल अंदर से आ रही है और आंखों में नहीं, देखो इतना तो नहीं है, लेकिन यूँ है कि दुख तो होता ही है। कोई इस तरह का इंसिडेंट होता है, चाहे कोई भी हो। मैं ये नहीं है कि मैं इनेलो से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन ये है कि हमने उनको बहुत करीब से देखा था, बहुत करीब से जाना था, उनकी आइडियोलॉजी को समझा था। तो एक
अच्छे इंसान का जाना दुख तो देता ही है। अगर एक सबसे अच्छी चौटाला साहब की बात और सबसे बुरी चौटाला साहब की बात कहना हो एक पत्रकार की नज़र से, तो क्या कहोगे? ये तो धर्म संकट में डालने वाली बात है। अच्छी बात तो ये है कि वो उन्होंने हमेशा प्रदेश के हितों को सर्वोपरि माना है। अगर नेगेटिव सोचा जाए तो थोड़ा सा नेगेटिव ये था कि वो जिद्दी इंसान थे। अगर उनके दिमाग में ये आ गया कि सुशील जी गलत हैं तो गलत ही हैं। बहुत ज़्यादा कोई बात हुई तो ही आप उनकी लिस्ट में ठीक होगे, नहीं तो गलत हैं तो गलत ही हैं। तो एक जिद्दी तो थे। तो जैसे ही मुझे याद है कि फिरोजपुर झिरका में जैसे ये सीएम बने थे 1999 में, तो फिरोजपुर झिरका में कोई प्रोग्राम हुआ था तो हम भी गए हुए थे उसमें। तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो मैंने ही एक सवाल किया था, चौधरी साहब आपका जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट था डिज्नीलैंड, क्या वो इम्प्लीमेंट होगा? तो उन्होंने मुंह से कुछ नहीं बोला था, उन्होंने सिर्फ यूं किया था। वो इतना गुस्से में थे कि जो मेरा था उसका सत्यानाश कर चुकी है पहले मीडिया या जो भी है। तो वो एक बहुत बड़ा एक माइलस्टोन होता है हरियाणा की और ख़ासकर देश के इकोनॉमी में। आज तो चीज़ें वो रही नहीं। तो एक दूरदृष्टि वाले नेता थे। एक और सवाल है, जिस पार्टी को उन्होंने खून पसीने से सींचा, एक समय ऐसा आया कि सबसे हरियाणा बोले तो इंडियन नेशनल लोकदल, इंडियन नेशनल लोकदल बोले तो हरियाणा, ऐसी भी स्थिति रही। उनके जीते जी वो पार्टी बिखर गई, ख़त्म हो गई, एक सीट तक आ गई, सिमट गई थी। क्या इसमें तो हम ज़्यादा नहीं कहना नहीं, मैं इसका एक और एडिशनल सवाल इसमें है कि क्या अब चौटाला साहब के जाने के बाद सबसे ज़्यादा क्षति इंडियन नेशनल लोकदल को हुई है? निश्चित तौर पे जब आप प्रणेता रहे हैं उस पार्टी के, मुझे ये लगता है कि जिस दिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को जेल हुई थी, तिहाड़ गए थे, तो पार्टी की गिरावट का दौर उसी टाइम से शुरू हो गया था। ठीक है ना, जब आपका सर्वा सुप्रीमो मौजूद नहीं होता बाहर, तो चीज़ें गड़बड़ शुरू होनी हो जाती हैं। जीते जी उन्होंने सब देख लिया, पार्टी में गिरावट, परिवार में गिरावट, सब कुछ देख लिया। देखो, फुल ऑफ एनर्जी थे वो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला। मुझे एक उनका डायलॉग बड़ा अच्छा लगता है। वो एक डायलॉग बार बार कहते थे शुरू से ही कि इन लोग की जो फौज है वो कभी बैरकों में नहीं जाती। मतलब उसका मतलब ये है कि हम हमेशा इलेक्शन मोड में रहते हैं। ओके। कि चाहे इलेक्शन अभी संपन्न हुए हों, मान लिया कल कोई इलेक्शन संपन्न हो गया, तो ये नहीं कि हम खाली बैठ जाएंगे, हम घर पे चले जाएंगे, हम फिर तैयारी करेंगे, हम जीते। लंबा हो गया, लेकिन ये विषय ऐसा है कि काफ़ी देर तक चर्चा, और आज मैं पहली बार देख रहा हूँ, कई बार हम लोग चर्चा की, आपकी आवाज़ बिल्कुल अंदर से आ रही है और आंखों में नहीं, देखो इतना तो नहीं है, लेकिन यूँ है कि दुख तो होता ही है। कोई इस तरह का इंसिडेंट होता है, चाहे कोई भी हो। मैं ये नहीं है कि मैं इनेलो से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन ये है कि हमने उनको बहुत करीब से देखा था, बहुत करीब से जाना था, उनकी आइडियोलॉजी को समझा था। तो एक अच्छे इंसान का जाना दुख तो देता ही है। अगर एक सबसे अच्छी चौटाला साहब की बात और सबसे बुरी चौटाला साहब की बात कहना हो एक पत्रकार की नज़र से, तो क्या कहोगे? ये तो धर्म संकट में डालने वाली बात है। अच्छी बात तो ये है कि वो उन्होंने हमेशा प्रदेश के हितों को सर्वोपरि माना है। अगर नेगेटिव सोचा जाए तो थोड़ा सा नेगेटिव ये था कि वो जिद्दी इंसान थे। अगर उनके दिमाग में ये आ गया कि सुशील जी गलत हैं तो गलत ही हैं। बहुत ज़्यादा कोई बात हुई तो ही आप उनकी लिस्ट में ठीक होगे, नहीं तो गलत हैं तो गलत ही हैं। तो एक जिद्दी तो थे। अच्छा, एक चीज़ और देखा है मैंने, लास्ट करते करते पूछ ही लूँ। अमूमन अभी हम देखते हैं कि लोग टीपी पढ़ के भाषण देते हैं। मैंने भी काफ़ी कवर किया है। मैं उस ओर देखता था, उनके पास चिट भी, केवल हाँ नाम की चिट भी बनी होती थी, जो नाम की कौन कौन स्टेज पे बैठा है, क्या है। आपने भी बहुत बार कवर किया होगा। उनकी खूबी ये थी, ये नहीं था, मेमोरी के तो मास्टर थे वो। एक बार जिससे मिल लेते थे उसका नाम नहीं भूलते थे, उसकी शक्ल भी नहीं भूलते थे। हम और आप तो काफ़ी
जवान से ही हैं, अधेड़ मान लो। हमें चीज़ें याद नहीं रहती, हमने परसों किससे मिले थे, कौन था, हमें ये याद नहीं रहता, लेकिन वो बरसों बरसों तक नाम नहीं भूलते थे। बात आई भाषण कला की, तो मैं उनकी भाषण कला का मुरीद इसलिए हूँ कि वो हरियाणा चाहे बेशक छोटा राज्य है, लेकिन हरियाणा कल्चरल रूप से रिच है। 7 कल्चरल एरियाज हैं। अगर वो बागड़ में जाते थे, हरियाणा के बागड़ एरिया में, तो बागड़ी में भाषण करते थे। देशवाड़ी एरिया में जाते थे, देशवाड़ी में करते थे। इधर गुड़गांव आते थे, वो बिल्कुल जैसे मजे हुए एक आप कहते हैं ना इलीट व्यक्ति जैसे भाषण देता है गुड़गांव के लिहाज से, तो उस तरह भाषण देते थे। तो उनका जो मिजाज होता था भाषण देने का, वो क्षेत्र के हिसाब से बदल भी जाता था। ये बड़ी बात थी। नहीं तो होता क्या है कि हमने देखा है कि एक जैसे कहते हैं ना कि एक टाइप्ड हो जाता है नेता। वो यहाँ भी वैसा ही भाषण देगा, वो करनाल भी वैसा ही देगा, वो अम्बाला भी वैसा ही देगा, वो सिरसा में भी वैसा ही देगा, टाइप्ड जिसको बोलते हैं। लेकिन ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ ये नहीं था। वो समय स्थान के हिसाब से अपने भाषण में चेंज कर लिया करते थे, उससे वो जुड़ते। लास्ट में हम ये कहें कि चौटाला साहब का परिवार, चाहे वो भाई हो या भतीजे हों या बेटे हों, उन्होंने अगर साथ दिया होता तो आज। देखिए, परिवार तो सबसे पहली इकाई होती है जो आपको संबल देती है। उसके बाद रिश्तेदार आते हैं, फिर समाज। आप इधर मिले थे कुछ लास्ट? हाँ, मैं मिला था, तो टूट गए। कोई ज़्यादा ठीक हालत उनकी थी नहीं। जब मानसिक रूप से अपने ही मार देते हैं तो फिर आदमी को दिक्कत होती है। चलिए, लास्ट में 2 लाइन हरियाणवी में, चूंकि आप पत्रकार हो और हरियाणा के तमाम दर्शक हैं, हरियाणवी में पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार अमित नेहरा को उनको ट्रिब्यूट करना हो, उनको श्रद्धांजलि देना हो, तो क्या कहोगे हरियाणवी में? चौटाला जी, आपको फिर आना पड़ेगा हरियाणा में। क्या बात है। निश्चित तौर पर मुझे लग रहा है कि आप भी देख रहे हैं तो आपकी आंखें भी नम हो गई होगी, क्योंकि जो कुछ आज पहली बार यह इंटरव्यू ऐसा रहा, और इंटरव्यू क्या, हम बातचीत करने आए थे और कई बातें निकली, आपकी भी आंखें नम हो गई होगी। और वो एक पूरी छोटे से इंटरव्यू से आपने उनके जीवन चरित्र को भांप लिया होगा, समझ लिया होगा। फिलहाल आप भी अपना कमेंट ज़रूर करें और उनको सच्ची श्रद्धांजलि ज़रूर अर्पित करें। नमस्कार, धन्यवाद।